हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। एंड आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, क्योंकि जितना एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है हम उतना ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और बस फिर पढ़ाई पे एकदम अटेंटिव होकर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है। सो आई रियली विश कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, इस बार सबको जेआरएफ मिल जाए बढ़िया तरीके से, आराम से। देन पीएचडी में एनरोल करो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है। तो आगे की हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए जो हमने नेशनल इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जो यूनिट 5 ऑफ यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस शुरू की है। तो उसमें अब तक हमने आई थिंक 5 से 6 क्लासेस पढ़ ली हैं, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कई सारी अप्रोचेस के बारे में समझा था, चाहे वो रियलिज्म हुआ, आइडियलिज्म हुआ, न्यूलिबरलिज्म हुआ, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म हुआ। एंड आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी आइडियोलॉजीज़ की लग गई होगी कि किससे क्या रिलेटेड है, और नहीं है ना, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब चीज़ें समझ लें। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ना इन्हीं सारी आइडियोलॉजीज से आते हैं, इन्हीं सारे जो की फैक्ट्स होते हैं, वहाँ के की एलिमेंट्स हो गया, कोर प्रिंसिपल्स हो गया, वहाँ से पूछे जाते हैं। तो जब तक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, तब तक आप उससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लेना। एंड लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था, वो हमने सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किस तरीके से डिफरेंट थिंकर्स हैं इंटरनेशनल एरिया में। तो उन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया है सोवरेनिटी के बारे में। देन हमने पावर को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था कि पावर का मतलब क्या होता है, पावर को ट्रेडिशनल वे में क्या लेते हैं, मॉडर्न डे ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, एंड हाउ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स अवर लाइफ। ठीक है। नेगेटिवली और पॉजिटिवली, सारी चीज़ों को हमने क्या किया था, एक डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। तो मैं ये लेकर चल रही हूँ कि आपने वो वीडियो देख लोगी, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, सिंस इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम, सॉरी योर सिलेबस। आप उसको सिलेबस में उठा के देखो तो ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन की हुई हैं कि ग्लोबलाइजेशन से क्या समझते हो, पावर के क्या एस्पेक्ट्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल पावर, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न डे पावर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने के लिए। उसी डायरेक्शन में आज किस वीडियो में और आज किस क्लास में हम जो समझेंगे वो है सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी तो सारे लोग जानते हैं, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है भाई। आप सिक्योर हो मतलब आप अलाइव हो, आपके राइट्स, ये राइट्स वाइट्स तो बाद में आते हैं। सिक्योरिटी का सिंपल मान लो कि हाँ हम जिंदा हैं, हमारी लाइफ की सिक्योरिटी है, वही है ये। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी के मायने बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं तो ना हम एक इंडिविजुअल को पढ़ रहे हैं, ना हम एक कंट्री को पढ़ रहे हैं, ना एक कम्युनिटी को पढ़ रहे हैं। हम ह्यूमन रेस एज अ होल लेकर चल रहे हैं। हम इस पूरे वर्ल्ड के नेचर को समझ रहे हैं, इन जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बिहेवियर को समझ रहे हैं, और किस तरीके से हम ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम जो सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए कि हम एज अ होल ह्यूमन कम्युनिटी को लेकर चल रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राइट्स एंड इंडिविजुअल्स की बात नहीं करेंगे, हमारे मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होंगे सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है। और एक ग्लोबल सिस्टम को क्या करेगा, आगे चल के शेप करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन। सिक्योरिटी ट्रेडिशनल मीन दैट प्रोटेक्टिंग द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट। देखो, सिक्योरिटी का अगर मैं ट्रेडिशनल मतलब निकालूँ, ट्रेडिशनल का मतलब है बेसिक, जो सबसे बेसिक जो मतलब है सिक्योरिटी का इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में, तो वो सिर्फ इतना है कि किसी भी कंट्री को बाहरी मिलिट्री थ्रेट से बचाना। ठीक है। मान लो सिक्योरिटी, मैं बोलूँ कि इंडिया एक सिक्योर नेशन है, तो इसका मतलब समझा जाता है कि भारत में ना कभी पाकिस्तान हमला कर सकता है, ना चाइना हमला कर सकता है, और कोई भी मेजर जो कंट्री आसपास रह रही हैं वो कभी भी भारत में नहीं कर सकती हमला। क्यों? क्योंकि हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रेडिशनल हो गया, मतलब थोड़ा पुराना हो गया। नए नए टाइम में, नए एरा में जो क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते रहते हैं, इनके डायमेंशंस चेंज होते रहते हैं और इनके ट्रेडिशंस भी चेंज होते रहते हैं। किस तरीके से, तो वो हम समझेंगे। तो आपको यहाँ पे जो याद करने वाली बात है वो ये है कि सिक्योरिटी का जो ट्रेडिशनल मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ इतना था पहले,
कि हम क्या है बाहरी आक्रमणों से अपने देश की रक्षा करें, ठीक है। बट टुडे सिक्योरिटी इज मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट। लेकिन प्रेजेंट अगर आप देखोगे 21st सेंचुरी में, तो सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा नहीं रह गया है, सिमट के नहीं रह गया है। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ मल्टी डायमेंशनल हो गया है। हमने कई सारे एस्पेक्ट्स को और जोड़ लिया है इन दी इंफॉर्मेशन और इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ हो जाती है इन्वॉल्व, इसमें सोसाइटीज़ को हम इन्वॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। हमने एक सिर्फ टेरिटरी नहीं बनाई है कि हमें इंडिया में जो ऊपर नॉर्थ में हमारा जम्मू एंड कश्मीर है और नीचे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है, हमें उतने रीजन को सिक्योर करना नहीं। अब हमारा क्या बन गया है, सिक्योरिटी को लेके हमने सोसाइटीज़ में भी डाल दिया है। सोसाइटी को सिक्योर करना है, सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स को सिक्योर करना है, और इसी तरीके से पूरे ग्लोबल सिस्टम को क्या करना है, हमें सिक्योर करना है, ठीक है। ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन निकल कर आती है सिक्योरिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम सिक्योरिटी को, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखो, इट इज़ रूटेड इन रियलिज्म। तो रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो उससे निकल कर आता है सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट। अगर मैं रियलिज्म के बारे में यहाँ थोड़ा सा बताऊँ, तो मैंने क्या बताया था, जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, जितने भी स्टेट्स होते हैं, वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। अगर किसी को उन्होंने दोस्त बनाया है तो पक्का है कि उससे उनको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होगा। और सारी एक सिस्टम ऑफ एनार्की फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी नेशन कमज़ोर पड़ता है, तो जो दो आसपास के नेशन हैं, जो बड़े बड़े देश हैं या फिर वो पावरफुल नेशन है, तो वो उस पर हमला करने पर नहीं चूकेंगे। तो ये क्या है, एक रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो उसी तरीके से जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, वो रियलिज्म से निकल कर आया है कि जब भी आप कमज़ोर पड़ते हो और आपका पड़ोसी आपसे थोड़ा ताकतवर है, तो वो पड़ोसी पीछे नहीं हटेगा आप पर हमला करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल कर आया। एंड इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन मिलिट्री डिफेंस। और जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो फोकस करता है मिलिट्री डिफेंस पर, ठीक है। मतलब उन्हें मिलिटरीली क्या है, अपने आप को डिफेंस करना है, बचाना है, ठीक है। क्योंकि भाई आप पे हमला हो रहा है, तो कौन हमला कर रहा है, दूसरे नेशन की मिलिट्री कर रही है। और अगर आपका मिलिट्री सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो अल्टीमेटली आपकी डिफीट ही होगी। तो फोकस यहाँ पे किस पे बन जाता है, हमारे मिलिट्री स्ट्रेंथ पे बन जाता है। और इसी डर से प्रेजेंट आप सारे नेशंस के पास इतने बड़े बड़े आर्म्स एंड अम्यूनिशंस देखते हो, इतना बड़ा वो अपने जीडीपी का खर्च करते हैं डिफेंस सिस्टम पर। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक कांस्टेंट फियर में रहते हैं, कहीं कोई भी बड़ा देश उन पर आकर कभी भी हमला ना कर दे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट निकल कर आता है, वो है स्टेट इज़ द प्राइमरी रेफरेंट। तो जो स्टेट होता है वो प्राइमरी फैक्टर या प्राइमरी रेफरेंट भी जिसको कहते हैं, वो होता है, ठीक है। भारत से आगे कुछ नहीं है। भारत के लोगों की सिक्योरिटी कब होगी, कब उसको आप बोल सकते हो कि हाँ भारत में लोग सिक्योर हैं, जब भारत खुद सिक्योर है, ठीक है। भारत किस तरीके से सिक्योर है, एक्सटर्नल एग्रेशन से सिक्योर है, वॉर से सिक्योर है, पेंडेमिक से सिक्योर है, तब हम कहेंगे कि हाँ हम एज अ इंडिविजुअल और एज अ कम्युनिटी हम लोग भी अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, ठीक है। और देखो, ये थ्रेट किस तरीके से होते हैं, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की मैं अभी बात कर रही हूँ, तो उसमें जो थ्रेट होता है, जो मतलब एक कांस्टेंट डर रहता है स्टेट्स को, तो वो कौन कौन सा होता है। तो कोई वॉर का डर रहता है, कहीं कोई उन पर क्या ना कर दे, वॉर ना कर दे। इन्वेजन और वॉर का एक ही मतलब होता है, ठीक है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए, उनकी जो बॉर्डर एरियाज हैं वो जिन जिन देशों से लग रही हैं, कहीं वो सारे देश आक्रामक ना हो जाएं और उन पर आकर पलटवार ना कर दें, ये भी उनके लिए कॉन्स्टेंट फियर रहता है, ठीक है। हमारे अगर मैं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करूँ, तो हमारे पाकिस्तान के साथ और दूसरा चाइना के साथ हमारे बहुत ज़्यादा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे जो भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो 2019 में आई थिंक रिजॉल्व हो गए हैं, ठीक है। वो कुछ एनक्लेव का था, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो वो उसका मतलब कुछ एनक्लेव्स हमारे वहाँ जा रहे थे, उनके यहाँ आ रहे थे, तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट था, वो पूरा रिजॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारा प्राइमरीली दो कंट्रीज़ के साथ है, एक चाइना हो गया और उसका चुटकू मुटकू सा बेस्ट फ्रेंड हो गया पाकिस्तान, ठीक है। तो और यही कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें एक फियर की स्टेज में रखते हैं कि कहीं ये सारे नेशन हमने आक्रमण ना कर दें। इसलिए हमें अपना डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना होगा और हमें अपने डिफेंस में बहुत से ज़्यादा इकोनॉमी का एक हिस्सा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सारे ही नेशन करते हैं तो इंडिया क्यों नहीं करे। तो इस नेक्स्ट इसमें आता है न्यूक्लियर थ्रेट। ये बहुत बड़ा थ्रेट है भाई, मतलब कि अगर आपके आसपास के जो देश हैं उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आपको हमेशा पीस मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अल्टीमेटली देखो,
कोई भी कंट्री अगर न्यूक्लियर वेपन चलाती है तो भाई मास डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब लोग मारे जाएंगे दोनों साइड के। और मुझे नहीं पता, ये जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो तो भाई उन्होंने अपने डॉम स्ट्रक्चर बना रखे होंगे ज़मीन के नीचे, वो घुस जाएंगे। मरेगा कौन? जो बॉर्डर एरियाज पे रहता है, कॉमन पीपल मरेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो न्यूक्लियर थ्रेट है हम उनके भी कांस्टेंट फियर में रहते हैं, कहीं पाकिस्तान भारत पे न्यूक्लियर न डाल दे, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ सा देश है एक तरीके से, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। मैं बात बताना चाहूँगी, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मतलब जितने भी 50 to 53 56 आई थिंक इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनका ग्रुप बना हुआ है, किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। देखो, मतलब पाकिस्तान की इस बार में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मैं मानूंगी। ना सऊदी अरब, यूएई इतने ज़्यादा, ना ईरान, इतने पावरफुल नेशन है, ये सारे बहुत पावरफुल हैं पाकिस्तान से। तो इन सब के, मैं किसी के भी पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो भाई हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है। डरते नहीं है, लेकिन हाँ हमें सोचना पड़ता है। तो देखो, ये तो सारे हमने पढ़ लिए जो थ्रेट हैं, ठीक है, कंटिन्यू थ्रेट लगे हुए हैं। अब देखो इसके टूल्स क्या क्या हैं। आर्मीज हो गई, ठीक है, अलायंसेज हो गई, जैसे कि नेटो है। नेटो अगर अलायंस की मैं बात करूँ तो यूएसए ने बनाया है, ठीक है। इसमें कुछ 12-13 लोग, मतलब देश हैं जो पावरफुल शक्तिशाली शामिल हैं। इन्होंने अपने एग्रीमेंट में ये लिखा है कि इन सारे नेशन में किसी भी एक नेशन पे हमला होता है, देन ये उनके पूरे जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं, उन सारे नेशंस की सोवरेनिटी पर एक सवाल उठाता है। और भाई उसको डिफेंड करने के लिए ये इनके सामने जो भी नेशन होगा उसको ये ताबड़तोड़ मार डालेंगे, ठीक है। मतलब नेटो बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल अगर मैं इसकी बात करूँ तो, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दूसरा, हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया। जो दूसरा यहाँ पे समझने वाली चीज़ है वो है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को हम पढ़ेंगे और उसके क्या क्या मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन से मेजर एरियाज आ जाते हैं। इसमें हम फोकस किन चीज़ों पे करते हैं। दैन तो पहला इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नॉन मिलिट्री थ्रेट दैट अफेक्ट इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। देखो, ऐसे हम यहाँ थ्रेट की बात कर रहे हैं, ऐसे डर की बात कर रहे हैं जो नॉन मिलिट्री है, मतलब मिलिट्री से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, इंडिविजुअल की और सोसाइटी की जो लाइफ है, ठीक है, उनकी जो ज़िंदगी है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है, नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सिक्योरिटी का मतलब समझ रहे हो, थ्रेट का मतलब समझ रहे हो, तो ये नेगेटिव सेंस में ही हमेशा यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनके देखो की फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, कैसे, मतलब किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों से हमें इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला एस्पेक्ट निकल कर आता है वो है ह्यूमन सिक्योरिटी का, ठीक है। तो हमने जब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तो हमने उसमें देखा था कि प्राइमरी जो फैक्टर होता है, या प्राइमरी जो अ, हमारे सेंटर में होता है, वो कौन होता है, नेशन होता है, जिसको हम स्टेट कहते हैं। लेकिन जब नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो उसमें ह्यूमन को सेंटर में रखते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं और ह्यूमन फ्लरिशमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो जब ह्यूमन सिक्योरिटी की हम बात करें तो एक नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर है जो कि मिलिट्री से बिल्कुल भी अलाइन नहीं करता है, ठीक है। हमें एज अ पर्सन, जैसे हम अपने देश में रह रहे हैं, तो हमें मिलिट्री से कोई ख़तरा नहीं है। इंडिया में रह रहे हो आप, ठीक है, तो आपको इंडियन मिलिट्री से, इंडियन डिफेंस से कोई ख़तरा है, नहीं ख़तरा है, ठीक है। वो बात अलग है, किसी देश में मिलिट्री रूल लग जाता है, मिलिट्री घुस जाती है, तख्ता पलट हो जाता है, सरकार गिर जाती है, तो वो एक दूसरा सिनेरियो बन जाता है जिसमें कम्प्लीटली गवर्नमेंट जो मशीनरी होती है वो स्ट्रक डाउन कर जाती है। लेकिन एज अ ह्यूमन, एज अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी और द नेशन, हमें क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। हम अगर बाहर जा रहे हैं, हमारे राइट्स, हमें क्या है, हमें राइट्स मिले हुए हैं, हम उनका एंजॉयमेंट कर सकते हैं। बाहर जा रहे हैं, कोई हम पे हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए पुलिसिंग है इतनी सारी हमारे देश में। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर आती हैं, जो हमें प्रोवाइड है, ठीक है। दूसरा इसका जो इम्पॉर्टेंट नॉर्म बन जाता है वो है इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी। जो हमारे पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, बाकी एनर्जी सिक्योरिटी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करूँ तो आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है,
कोई आपको नहीं रोक सकता कि आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, इसका फॉर्म नहीं भरोगे, या फिर कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आप अपनी लाइफ में क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, आप क्या अर्न करोगे, कहाँ से अर्न करोगे। अगर आप कल को चाहो एक शॉप डालने की कि मैं अपने लोकल एरिया में कोई एक शॉप चलाना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप उसको डाल सकते हो क्योंकि आपके पास क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम है। आप अगर उस शॉप से कुछ पैसे घर लेकर आ रहे हो ना, तो आपसे वो पैसे कोई छीन नहीं सकता। चोरी हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन ये आपके लिए क्या है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है स्टेट विद इन द बाउंड्री और द विद इन द टेरिटरी ऑफ अ नेशन, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड क्लाइमेट चेंज। जो एनवायरनमेंट में इतनी क्राइसिस आ रखी है और जो एनवायरमेंटल जो थ्रेट हमें कंटिन्यू देखने को मिलते हैं, चाहे वो हैजार्डस गैसेस हों उसके बारे में हो, चाहे कोई भी हमारे जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं हमारे एनवायरनमेंट में उनका कंप्लीटली वो इंडेंजर्ड हो जा रहे हैं, और भी सारी चीज़ें जो अक्सर होती रहती हैं। फ़िलहाल हम अगर दिल्ली पॉल्यूशन की बात करूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है जो एनवायरमेंटली कॉन्स्टेंट थ्रेट कर रहा है ह्यूमन लाइफ को, ठीक है। तो इसके खिलाफ भी हमारे पास क्या है, राइट्स हैं, ठीक है। ये हमें इनसे स्टेट को हमें सिक्योर करना है हर हाल में, ठीक है, अपने लोगों को जो उनकी बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं। साथ में जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, इतने क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट्स हैं, हमने इतने सारे पैक्ट वगैरह बना रखे हैं, तो ये भी हमें क्या है, ये हमारा है एक राइट है, ठीक है। क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे हमारे राइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, जो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग प्रोवाइडेड है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है पैंडेमिक्स एंड पब्लिक हेल्थ। जो पैंडेमिक है तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि जो पैंडेमिक इससे हमें क्योर करे या फिर उनसे उनकी वैक्सीन वगैरह वैक्सीनेशन लाए। साथ में जो पब्लिक हेल्थ है, चाहे पुअर पीपल हो गए चाहे वेल्दी पीपल्स हो गए, उनकी जो हेल्थ का है वो भी ख्याल रखे, ठीक है। एंड साइबर सिक्योरिटी, और जो साइबर क्राइम आजकल के इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पता नहीं थाउजेंड्स करोड्स ऑफ मतलब मनी जो होता है ऐसे ही चला जाता है, बहुत बड़े बड़े मतलब आप आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हो। तो साइबर सिक्योरिटी से बचाना करना ये भी क्या है, एक स्टेट की ड्यूटी है अपने इंडिविजुअल्स को, अपने जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी क्राइसिस एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। माइग्रेशन होता ही रहता है इस देश से उस देश में, ठीक है। लोग क्यों माइग्रेट करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए माइग्रेट करते हैं, कुछ हाउसेस के लिए माइग्रेट करते हैं, और उनका इस माइग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों की इन मिड डेथ भी हो जाती है, ठीक है। हम बहुत सारी डेथ देखते हैं इस तरीके से। तो ये माइग्रेशन का जो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा एक क्राइसिस है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, उसको भी क्या करना है, गवर्नमेंट को टैकल करना है। ये भी क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी सिक्योरिटी के अंडर में आता है। फूड एंड वाटर स्कार्सिटी को भी क्या करना है, कम करना है। फूड और जो वाटर है वो हमारी नेसेसरी है, नेसेसिटी है भाई, सबको चाहिए, सबको खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है, सांस लेना है, घर चाहिए रहने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये हमें कौन प्रोवाइड करेगा, ये हमें सरकार प्रोवाइड करे या फिर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करे। ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे आते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, ठीक है। हम एक इंडिपेंडेंट नेशन में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, हम कांस्टेंट फियर में नहीं रह सकते कि कल को कोई भी आके हमें मार सकता है, कोई भी हमारे घर पे कब्जा कर सकता है, या फिर एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया है कि जो लोकल हैं, जो मतलब कॉमन पीपल हैं, वो क्या करें, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करें, और जो एलिट क्लास है सोसाइटी में वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, लाइफ को एंजॉय करे, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक राइट्स हैं जिनको कौन सिक्योर करेगा, गवर्नमेंट सिक्योर करेगी, और एज अ पीपल, एज अ सिटीजन ऑफ अ नेशन हमारी भी ड्यूटी रहती है कि हम जो भी कर सकें वो चीज़ करें, ठीक है। एनवायरनमेंट के जो इश्यूज़ हैं भाई, हम खुद एनवायरनमेंट को अगर सरकार गंदा कर रही है तो उससे ज़्यादा हम गंदा कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को साफ़ रखना, क्लीन रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्योरिटी की बात करें, क्लीन वाटर की बात करें, तो हमारे भी बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो, अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में कि ह्यूमन सिक्योरिटी में क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में। यूएनडीपी की 1994 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको और ज़्यादा एनलार्ज कराया गया, जिसके डायमेंशंस हमें समझाया गया कि ह्यूमन सिक्योरिटी के कौन कौन से डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो उसमें 7 डायमेंशंस की बात की गई थी ह्यूमन सिक्योरिटी में, जिसमें पहला था इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी आप किसी भी इंडिविजुअल को, ह्यूमन को कैसे दोगे, थ्रू एम्प्लॉयमेंट और थ्रू इनकम, ठीक है। जब किसी के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, उसके पास
साधन होगा, कमाई का ज़रिया होगा, इनकम होगी, देन उसके पास क्या है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारे पास फूड सिक्योरिटी, एक्सेस टू सेफ फूड। जब किसी के पास सेफ फूड का एक्सेस है, वो 2 वक्त का खाना सही से जुटा पा रहा है, तो उसके पास क्या है, फूड सिक्योरिटी है। देन इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन आता है हेल्थ सिक्योरिटी का। इट इज़ द एक्सेस टू हेल्थ केयर प्रिवेंटिंग पेंडेमिक्स। तो अगर किसी के पास हेल्थ केयर का एक्सेस है, कॉमनर्स की बात कर रही हूँ मैं, हर इंसान की बात कर रही हूँ, साथ में वो पेंडेमिक को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है। पेंडेमिक के लिए वैक्सीनेशन की उसके पास पूरी सुविधा है, देन उसके पास हेल्थ सिक्योरिटी भी है। ठीक है। ये 7 डायमेंशन को मैं डिस्कस कर रही हूँ जो यूएनडीपी ने अपनी रिपोर्ट में निकाले थे, किस तरीके से हम ह्यूमन सिक्योरिटी को जो एस्पेक्ट्स हैं उसको एनलार्ज कर सकते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी को समझ सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास ये सब है ना, अच्छे हो, ठीक है भाई, अच्छे घर से हो और लकी हो, बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। देन फोर्थ आ जाती है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, इट इज़ द प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉल्यूशन एंड डिजास्टर। ये एनवायरमेंटल सिक्योरिटी तो फिर बात ही क्या करनी है। तो इंडिविजुअल का ये राइट है, ये हक है कि उसको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, डिजास्टर फ्री लैंड हो, डिजास्टर फ्री उसकी क्या हो, एरिया हो। तो ये क्या है, एक एनवायरमेंटल सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। सेवन्थ इज पर्सनल सिक्योरिटी, यहाँ पे हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस की बात करते हैं। हमारे साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही हो, उससे अगर हमें प्रोटेक्शन है तो ये हमारी एक तरीके से पर्सनल सिक्योरिटी है। 6 इज कम्युनिटी सिक्योरिटी, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, माइनॉरिटी राइट्स। देखो हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्शन मिले। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का सिंपल सा मतलब है, हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा जाति वाति फैला हुआ है, तो सारी जातियों के समान अधिकार हों, सारी जाति के साथ समान हक रखा जाए। ठीक है। तो उन चीज़ों की बात करते हैं। साथ में अगर माइनॉरिटी राइट्स की मैं बात करूँ, तो समाज में जो बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, या फिर जनसंख्या में बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, वर्ग है एक जो माइनॉरिटी में आता है, तो उसकी भी राइट्स की क्या होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए। 7 इज़ द पॉलिटिकल सिक्योरिटी, जिसमें हम सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो अगर आपके पास ये 7 प्रकार की सिक्योरिटी है तो वेल एंड गुड, आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और आपके पास ह्यूमन सिक्योरिटी है। ठीक है। और ये हमारा हक भी है भाई, सब चीज़ें बेसिक है। अगर आपने ढंग से देखी है तो देखो क्या मतलब, एनवायरनमेंट का हमारा बेसिक हक नहीं है, हेल्थ केयर हमारा बेसिक हक है भाई, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक है, सबको मिलना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव टेबल है, जिसमें हम ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के नॉर्म्स को समझेंगे, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम एस्पेक्ट देखेंगे, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, फिर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी उसके बारे में क्या कहती है, और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी उसके बारे में क्या कहती है, वो समझेंगे। तो यहाँ पे पहला जो एक्टर निकल कर आते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, वो है स्टेट। देखो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो सबसे पहले आगे निकल कर आता है, जो काम करता है, वो कौन है, स्टेट काम करता है। ठीक है। क्योंकि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को हम पहले ही समझ चुके हैं, जो हमें मिलिट्री इन्वेजन से बचाता है, मिलिट्री वॉर से बचाता है। तो हम थोड़ी ना एकदम से हथियार लेके बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे भाई, वो तो सरकार की ड्यूटी है। इतना डिफेंस सिस्टम उसने बना रखा है, मिलिट्री सोल्जर का इतना बढ़िया हमारे इंडिया में सिस्टम बना हुआ है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे इस चीज़ से। ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करूँ, तो इसमें जो मेजर एक्टर्स आ जाते हैं वो इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, हम लोग हो जाते हैं, फिर हमारे जो समाज है, सो कॉल्ड सोसाइटी, वो है, और ग्लोब है। ठीक है। मतलब पूरी दुनिया के समाज भर के लोग। फोकस एरिया की अगर हम बात करें, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम मिलिट्री थ्रेट पे फोकस करते हैं, जबकि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम इकोनॉमी पे फोकस करते हैं, सोशल लाइफ पे फोकस करते हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस पे फोकस करते हैं। अप्रोच की बात करूँ तो एक रियलिस्ट अप्रोच है, और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की हम बात करें, एक लिबरल अप्रोच है और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जो हमें एक अच्छे बेहतर वर्ल्ड की तरफ ले जा रही है। टूल्स की बात करें तो यहाँ पे मिलिट्री फोर्स का यूज़ होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में पॉलिसीज़ के थ्रू, कॉपरेशन के थ्रू और डेवलपमेंट के थ्रू क्या हो सकता है, हम ह्यूमन लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। नेचर ऑफ थ्रेट की बात करें तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में इट इज़ एक्सटर्नल एंड मिलिट्री, हमें बाहरी जो देश हैं, दुनिया भर के लोग हैं, हमें उनसे कॉन्स्टेंट फियर रहेगा, और हमारी खुद की मिलिट्री से भी हमें क्या रहेगा, डर होगा, कहीं हम पर हमला ना कर दें। वहीं अगर मैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करूँ, तो ये इंटरनल, एक्सटर्नल, नॉन मिलिट्री, सब तरीके का थ्रेट हो सकता है। ठीक है। हमारा इंटरनल में बात करूँ तो मेरी ही कम्युनिटी के लोग मिलके मुझे मार डालें, ठीक है, किसी बात विवाद पे। नॉन मिलिट्री अगर फोर्स की बात करूँ, मान लो कल को कोई पुलिस वाले है, उनकी कार से ही मैं दब के मर गई, ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का थ्रेट आ गया। ठीक है। वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, ठीक है, वो मेरी सिक्योरिटी के लिए ही बने हैं, लेकिन बाई चांस एनी हाउ अनफॉर्चुनेटली मैं ही उनकी गाड़ी के आगे नीचे मर के दब गई, तो ये हर तरीके का हो सकता है। ठीक है। ये नेचर ऑफ थ्रेट कैसा भी हो सकता है। हाँ, तो नेक्स्ट हम
कंटेम्प्रेरी ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें तो प्रेजेंट डे पर रशिया यूक्रेन का वॉर, भाई सब ने देखा, मैंने भी देखा, एंजॉय किया। यूएस एंड चाइना की जो राइवलरी है वो भी हम सब देखते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट उसमें लगे हुए हैं कंपटीशन में कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं हेजेमनी हूँ और मैं सबसे ऊपर हूँ। चाइना भी भाई इसको ओवरटेक करें। मैंने पता है चाइना वाले लोग एकदम मस्त लगते हैं, बोलते कम है करके दिखाते हैं। जिस तरीके से उलता है ना यूएसए, चाइना वैसा नहीं है। चाइना चुपचाप किस तरीके से वर्ल्ड की पावर वन बन जाएगा ये किसी को पता ही नहीं चलने देगा, ठीक है। हम कोई काम कर देते हैं, हम ऊलने लगते हैं, ऊल ऊल के पूरी दुनिया को बताते हैं। लेकिन चाइना जो काम करता है ना वो किसी को नहीं बताता है, लेकिन उसका काम दिखता है। वो कोई चीज़ लॉन्च करेगा ना, अपने ज़्यादा जो मीडिया है, अपने जो एडवर्टाइजमेंट जो भी उसकी चीज़ें हैं वहाँ पे कम मेंशन करेगा। लेकिन जो बाहर के न्यूज़पेपर हैं, जो बाहर के एजेंसीज हैं, वो उसको इतना ज़्यादा पकड़ लेंगी और उसको इतना ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में उठा के लाएंगे कि चाइना अपने आप भाई, वो होता है ना चश्मा लगा के पीछे खड़ा है और उसकी सक्सेस सारे लोग आगे देख रहे हैं। चाइना वो इंसान है, ठीक है, मतलब वो शक्ति है। और देखना चाइना ही आगे चल के रूल करेगा, मतलब इसमें तो कोई दो राहें ही नहीं है कि यूएसए को टेक ओवर करेगा चाइना। चाइना की अगर मैं कल्चर की बात करूँ, कल्चर अच्छा है वहाँ पे, कल्चरल लोग रहते हैं। चाइना की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी है। चाइना में हर चीज़ वो लोग बना रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट है चाइना। आज सारे, अगर हम बाकी नेशन अगर सब दरवाजे बंद कर देना, भाई चाइना को किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने सिस्टम बनाया उसने, अपने एप्लीकेशंस बनाए हैं, अपने ऐप्स बनाए हैं। चाइना में मैंने एक व्लॉग देखा था किसी यूट्यूबर का, वो चाइना में विजिट कर रहा था, वहाँ के बारे में बता रहा था। इनके पास खुद का इंस्टाग्राम है, इनके पास खुद का फेसबुक है, इनके पास खुद का व्हाट्सएप है, इनके पास हर चीज़ खुद की है, ठीक है। चाइना में खुद का पिज़्ज़ा ब्रांड है, ठीक है। हम यहाँ डोमिनोज खाते हैं, चाइना में शायद डोमिनोज नहीं है, अगर आप सर्च करोगे तो। चाइना ग्लोबलाइजेशन में बहुत बिलीव रखता है, अपने सामान पूरी दुनिया भर में फेंक रहा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट अपने देश में नहीं पड़ने दे रहा है। ये होता है प्लेयर, ऐसे खेलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। हमें एज अ इंडियन बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत 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 कुछ सीखने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत की राजनीति क्या कर रही है, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं आराम से। हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, ठीक है। हमारे अगर किसी सारे कंट्रीज़ ना शट अपने गेट लगा दिए हमारे लिए, ठीक है, हम भूखे मर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है हम सेल्फ सफिशिएंट हैं ही नहीं। हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी पहुंच जाएगी कम्प्लीटली पहली तरीके से। सब कुछ हम बाहर से मंगा रहे हैं, हम वाटर प्यूरीफायर बाहर से मंगा रहे हैं, हम मोबाइल फ़ोन्स बाहर के यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो माइक्रोचिप्स हैं बाहर के आ रहे हैं, लैपटॉप्स, स्मार्ट बोर्ड्स, एवरीथिंग हमारे बाहर से आ रहे हैं। हम प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर ही नहीं पा रहे हैं, हम प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा जोर ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इतना फ्लरिशमेंट नहीं दिया है। देखो इस टाइम आपको अगर लड़ना है ना, तो भाई ये सब इकोनॉमी आपको अलग तरीके से खेलनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि अलग फैक्टर है। मतलब मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। आप लोगों के अलग अलग पॉइंट्स होंगे, वो चलो ठीक है। फिर एक मिडिल ईस्ट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में भी हमें इतना चैलेंज देखने को मिलता है, ये सारे नेशन आपस में लड़ते रहते हैं, किसी न किसी की लड़ाई वड़ाई चलती रहती है। इधर सोमालिया के रीजन में आ जाएं तो पायरेसी की बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे टेररिज्म हद से ज़्यादा फैला हुआ है। आप लीबिया, सूडान और चड में इजिप्ट है, और इधर सीरिया है, इन सारी नेशन की बात को, टेररिज्म एकदम पीक पर है, ठीक है। छोटे छोटे हिजबुल्ला हो गया, ये हमास हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन फैले हुए हैं, ये कांस्टेंट फियर दे रहे हैं ह्यूमन सिक्योरिटी को, लाइफ थ्रेट को, और ये प्रेजेंस करते हैं दोनों ही तरीके की सिक्योरिटी को, नॉन ट्रेडिशनल एंड ट्रेडिशनल। अपने घर में भी लोगों को मार रहे हैं, घर के बाहर भी लोगों को मार रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, हम इसको कैसे टैकल करते हैं। पता नहीं कंट्रीज़ क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, हम लेकिन एक ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पे हमारी लाइफ एक कांस्टेंट फियर में है, ठीक है। मैं ये हाँ कह सकती हूँ कि हाँ हमारी लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है। कल को हमारा किसी भी नेशन से लड़ाई हो जाती है तो हमें नहीं बख्शा जाएगा। हम पे अगर बम बारूद मारे जाते हैं, देन देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ अस, ठीक है। तो पढ़ते हैं भाई पॉलिटिकल साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है। मुझे तो पॉलिटिकल साइंस बहुत बहुत पसंद आया, मतलब मेरा पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर देन मैंने डिसाइड किया दैट मैं तो मास्टर्स करूँगी पॉलिटिकल साइंस में और उसके बाद पीएचडी करूँगी, ठीक है। सो आई एम हियर। तो आई होप आपको सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, मेरे साथ बने रहना। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आ गई है तो उसके लिए मुझे थैंक यू कह देना, चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेना, ठीक है। और प्रिपरेशन कैसी चली, कोई भी रिलेटेड डाउट है आप उसको शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देन आई विल आंसर यू। चलो इसके साथ अब मैं रखती हूँ। ओके बाय।